हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। सारंग इंडस्ट्रीज ये वो कंपनी थी जो पिछले 30 सालों से टॉप 10 में अपनी जगह फर्स्ट रैंक में बनाने में कामयाब रही थी। कोई भी कंपनी उसे पछाड़ कर पीछे नहीं कर पाया था, ना ही इस कंपनी ने सेकेंड रैंक को कभी देखा। वैसे तो इस कामयाबी के चलते मृत्युंजय के और कई सारे दुश्मन बने थे, लेकिन मृत्युंजय ने हमेशा की तरह अपनी सूझबूझ और एंगल नेचर के कारण उन्हें उठने लायक नहीं छोड़ा था। अभी मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा एक फाइल पढ़ते हुए कुछ सोच रहा था जब उसके केबिन का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज़ सुन मृत्युंजय बिना उसकी तरफ देखे बोला, कभी तो तमीज सीख लो साले साहब। जिसकी बात को इग्नोर कर सुधांशु आराम के साथ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते, सुना मेरा भांजा आ रहे हैं। जिसके जवाब में मृत्युंजय फाइल बंद कर उसे देखते हुए, मिस्टर सुधांशु अवस्थी, कितनी बार कहा है कि ऑफिस में घर से रिलेटेड बात नहीं करनी चाहिए। सो टेल मी मिस्टर सारंग, आई हर्ड योर सन इज कमिंग। सुधांशु ने फॉर्मल तरीके से कहा, जिसे सुन मृत्युंजय उल्टी जैसा मुंह बनाते हुए, बस नॉर्मल बात करो, उल्टी आती है मुझे तुम्हारे इस प्रोफेशनल तरीके से बात करने पर। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु गहरी सांस भरकर, कभी तो सीरियस हो जाया करो आप। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुन ठीक से बैठते, हो गया सीरियस, अब बोलो क्या कहना था। जिस पर सुधांशु अपने कोट के अंदर से कुछ फोटोज निकाल मृत्युंजय के सामने रखते हुए, ये उन बिजनेसमैन की बेटियां हैं जिनका रिश्ता आपके साथ जुड़ सकता है। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुन एक नज़र फोटो पर डालने के बाद बोला, मैंने ऑलरेडी अपने बेटे के लिए लड़की देख रही है। जिसे सुन सुधांशु एक्साइटेड होते हुए बोला, कौन है वो। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपने डेस्क के दराज को खोल एक फोटो निकाल कर सुधांशु के सामने रखते हुए, आर्या धनराज, ईश्वर धनराज की बेटी, आई मीन एडॉप्टेड बेटी। सुधांशु बिना उस फोटो की तरफ देख मृत्युंजय, ईश्वर धनराज, आर यू किडिंग मी जीजू। जिसे सुन मृत्युंजय सुधांशु के चेहरे को देख, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कोई भी कुछ नहीं लगा है। जिसे मजाक करता हुआ देख सुधांशु थोड़े गुस्से से बोला, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे हंसी नहीं आ रही है। ईश्वर धनराज इल्यूमिनेटी का सेकेंड हेड और आप शिव की शादी उनकी बेटी के साथ करना चाहते हो। मृत्युंजय सुधांशु के बात पर गहरी सांस भरते हुए, वो रिटायर हो चुके हैं और ये रिश्ता मैंने तो नहीं किया, शिवांश के दादी और दादू ने किया है। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन कुछ पल चुप रहकर बोला, यू मीन अरेंज मैरिज। सुधांशु के रिएक्शन को देख मृत्युंजय आंखें छोटे, मेरे सारे बच्चे अरेंज मैरिज ही करेंगे, आई होप गुड फुलफिल्स योर विश। सुधांशु ने फोटोज को फिर से देख रखते हुए कहा, जिसकी बात सुन मृत्युंजय अपने दांत पीसते बोले, मुझे डर है कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरफ बदतमीज ना हो। भांजे का तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी दो नवाबजादे। जिसके कटाक्ष पर सुधांशु तिरछी मुस्कान के साथ, फिलहाल तो आप मेरे छोटे भांजे से परेशान हो जीजू, तो प्लीज मेरे बच्चों की फिक्र मत कीजिए, अभी छोटे हैं वो। जिसकी बात को मृत्युंजय ज़्यादा सीरियस ना लेते हुए, मुझे सच में नींद में भी फिक्र होती है उस लड़के की, जो ना करो बोलोगे वही करेगा, मुझे कभी कभी डर लगता है उनके लिए। मृत्युंजय को परेशान होता हुआ देख सुधांशु उससे चिल करते हैं, मैं बस मजाक कर रहा था, वो बहुत समझदार है। हाँ, इस उम्र में थोड़ी बदमाशियाँ करते हैं बच्चे, लेकिन आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी बात पर मृत्युंजय गहरी सांस भर कर बोला, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिला दिया और उठते हुए, आज दीप भाई वापस आ रहे हैं। सुधांशु की बात सुन मृत्युंजय जल्दी से बोला, सुधांशु मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। मृत्युंजय के बाद पर सुधांशु रुक कर उसकी तरफ देखने लगा, जिसे देख मृत्युंजय बोला, शायद तुम्हें पता भी होगा वैदिक। जिसकी बात को बीच में काट सुधांशु अपना सिर नहीं महिलाते, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला दीपांजलि और उसके फादर फैमिली के ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुधांशु के बाद पर मृत्युंजय उसे घूर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वैदिक में क्या बुराई है, इतना अच्छा सिंगर बन गया है वो, उसके पास आर्ट एंड म्यूजिक की डिग्री है, और अगर तुम्हारे दीप भैया मोमबत्ती लेकर भी ढूंढेंगे ना तो उसके जैसा दामाद नहीं मिलेगा उसे। सुधांशु मृत्युंजय के बाद सुन हल्का सा मुस्कुराकर, आपके मुंह से तारीफ भी ऐसी लगती है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। सुधांशु के मुस्कान पर मृत्युंजय दांत पीसते, मैं अगर दीप से वैदिक के लिए दीपांजलि का हाथ मांगू तो क्या वो मना कर देगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से रिश्ते सुधरे हैं, मेरे ख्याल से अगर वो मान जाते हैं तो उनके लिए प्रॉफिट है। सुधांशु ने अपनी राय रखते हुए कहा। जिसकी राय को सुन मृत्युंजय 2 मिनट उसे देखने के बाद अपना सिर हिला दिया और सुधांशु फिर से, और दीपांजलि वैदिक को भी अब अलग हुए 13 साल हो चुके हैं, पता नहीं उनके बीच ये फीलिंग है भी या नहीं। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर, सही कह रहे हो, दीपांजलि भी अब बड़ी हो गई है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर सोचते हुए, लास्ट टाइम मैंने सुना था कि उसका एक
बॉयफ्रेंड है, लेकिन पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनी। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिला दिया, दूसरी फाइल उठाते हुए। कब मेरे बच्चे आए, फिर मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जाऊं। जिसे सुन सुधांशु से अजीब नजरों से देखते, बड़े रद्दी इंसान हो यार आप, मेरी बहन पर थोड़ा सा तरस खाओ। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय बड़ी बेशर्म, अगर तरस खाता तो तुम्हारे 2 भांजे पैदा नहीं होते। जिसकी बात पर सुधांशु अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए वहां से चला गया। जिसे देख मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसका चेहरा सीरियस हो गया और कुछ सोचने लगा। दोपहर का वक्त, हेवन म्यूजिक क्लब कैलिफोर्निया यूएसए। तकरीबन 32 साल का एक खूबसूरत नौजवान जिसने व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर शूज और डेनिम कलर के जींस के साथ पैरों में ब्रांडेड व्हाइट शूज पहन रखे थे। उसकी लंबी पतली उंगलियां जिसमें उसने अपने फर्स्ट रिंग में ब्लैक डायमंड से बनी रिंग पहन रखी, और उसके हाथों में इस वक्त उसका गिटार था जिसे वो प्ले करते हुए बीच बीच में माइक को पकड़ कर गा रहा था। उसके सामने काफी सारे लोग बैठे हुए थे और सभी उसके सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे। जब वो लड़का इंग्लिश सॉन्ग छोड़कर हिंदी सॉन्ग गाने लगा, ये कहते हुए वो बंद आंखों से हल्का सा मुस्कुराया, जिससे उसके होठों के किनारे में गड्ढे पर शायद वो किसी को याद कर रहा था। उसकी बंद आंखों के नीचे वो काला तिल जैसे उसे नजर लगने से बचा रहा था। उसके शार्प जोलाइन के साथ उसके वो पतले गुलाबी होठ बेहद खूबसूरत। फिर एक गहरी सांस भर हुआ आगे गाने लगा। जब एक लड़की वहां पर वायलिन बजाते हुए आगे, उस लड़के ने आंखें खोलकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी जो उसके सॉन्ग के साथ अपनी धुन को मैच करने की कोशिश कर, जिसे देखते उस लड़के ने एक बार फिर से धुन को बनाते हुए उसके कुछ इशारा किया तो बच्चे उसके इशारे पर धीमी तरीके से वायलिन को प्ले कर, जब उसका सॉन्ग खत्म हुआ सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। जब ताली बजाना बंद किया तब भी एक 29 साल का लड़का खड़ा ताली बजाए जा रहा। उस लड़के ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो गोरा चिट्टा 6 फुट 5 इंच का हाइट वाला मुस्कुराकर बॉडी के साथ चौड़े कंधे मजबूत हाथ जिसमें लगी हल्की पेन की स्याही बता रही थी कि वो अपने काम को पूरा करते हुए सीधा वहीं आए। बिजनेस सूट में वो किसी मॉडल से कम नहीं था। जिसे देख मंच पर खड़े लड़के ने अपने गिटार को बैग में रखते हुए स्टेज से नीचे आए तो उसके दर्शक पेन और डायरी लेकर उसके पास ऑटोग्राफ लेने लाए। जिन सबको ऑटोग्राफ देने के बाद वो लड़का उसके पास आया तो लड़का मुस्कुराते हुए उसके बाल पर हल्का सा उंगली चलाते हुए, इस तरह से मरने वाले गाने मत गाया करो। जिसकी हरकत पर लड़का उसके हाथ को बीच में पकड़ते हुए, तुम्हारा बंदा नहीं हूं मैं, इसलिए जरा थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखा करो। जिसकी बात को इग्नोर कर लड़का ठीक से खड़ा होते हुए, चलो निकलते हैं, आज के लिए तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत था। जिसे सुनो लड़का थोड़ा सा उदास होते हुए, पूरे 13 साल यहाँ बिताने के बाद इंडिया जाने का मन नहीं कर रहा। शिवांश वैदिक के बाद सुन उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए, इतने वक्त से दीपांजलि का जान क्यों खा रहे हो। वैदिक शिवांश की बात सुन उसके कॉलर को पकड़ते हुए, शाले एक तो वो डायन मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करती और तू यहाँ पर हमेशा उसका नाम लेकर मुझे चिढ़ाता। जिसे देख शिवांश वैदिक के कॉलर को पकड़ते हुए, मुझे क्यों बोल रहा है, तुझे अपनी बंदी बना लेना चाहिए था ना, बताया क्यों नहीं अपनी फीलिंग के बारे में। मुझे तो लगता है पक्का उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तेरी जुबान में कोयला रखकर तुझे गूंगा बना दूंगा मैं। वैदिक ने शिवांश के कॉलर को मजबूती से पकड़ते हुए, जिस पर शिवांश वैदिक को खुद से दूर करते हुए बोला, वो तो वहां चलकर ही पता चलेगा, तो अपना ये रोना गाना बंद कर और चल। वैदिक शिवांश की बात अपना सिर हिला, अपना गिटार का बैग कंधे पर लटका लिया और आगे चलने तो शिवांश उसके पीछे आते बोला, तू बिना बताए इतने वक्त तक इंतजार कैसे कर सकता है, तू सिर्फ 13 साल की बात करता है, मैं तो पूरे कयामत उसका इंतजार कर सकता हूँ। ये ना बताकर चोरी छुपे प्यार करने का मजा ही कुछ और होता है। वैदिक ने मुस्कुराते हुए आगे जाते हुए, जिसकी मुस्कान को देख शिवांश आंखें रोल करते हुए, मोहब्बत करने वाले ही जाने मोहब्बत होती है क्या, हम इस शब्द से दूर रखकर ही बेहद खुश है। शिवांश की बात सुन वैदिक रुक कर उसे घूरते बोले, एक काम करना, मैं ब्रो से जाकर कहूँगा कि तुम्हारी शादी तुम्हारा लैपटॉप आईपैड और किताबों से करवा दे। शिवांश वैदिक की बात सुन कुछ कहता उससे पहले उसका फ़ोन बजना। उसने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और कान में लगाते बोले, सब कुछ हुआ ठीक से। शिवांश के स्ट्रिक्ट आवाज़ को सुन वैदिक ने अपना सिर हिला दिया और दूसरी तरफ से शिवांश का असिस्टेंट डरते हुए, मिस्टर विलियम की फाइल पूरी नहीं हुई है सर। जिसकी बात सुन शिवांश गुस्से से चिल्लाया, यू वर्थलेस डोंकी, जिस तुमसे कहा था ना मैंने मुझे इंडिया निकलना और तुमने अभी तक वो फाइल पूरी नहीं की। जॉनी शिवांश की बात सुन जल्दी से बोला, बॉस गिव मी ए 2 आवर, मैं वो फाइल ढूंढ कर पूरी कर दूंगा। जॉनी की बात सुन शिवांश आके व्हाट द हेल आर यू सेइंग, ढूंढ कर पूरी करोगे क्या, तुमने उसे घुमा दिया।
जिस पर जॉनी लगभग रोते हुए बोला, मुझे याद नहीं आ रहा सर। इट्स ओके जॉनी, तुम घर में आराम से बैठकर जॉनी जॉनी यस पापा खेलो और मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। गुड बाय। शिवांश ने जॉनी की बात को बीच में काट फोन पटक दिया, जिसके फोन को पटकने पर वैदिक उसे घूरते, तुझे पता है इस महीने का 5वां फोन था ये। इस आदत के बारे में अगर मैं ब्रो को बताया ना तो तेरा हो गया काम। शिवांश वैदिक के बाद सुनकर आंखें चढ़ाते हुए, हुज केयर, आई एम द चेयरमैन ऑफ प्राइड ऑटोमोबाइल्स कंपनी और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वैदिक शिवांश की बात सुन उसका मजाक उड़ाते हुए, तू चाहे कितनी भी कंपनी का अध्यक्ष बन जाए, बुढ़ो के सामने तो झुक कर रहना पड़ेगा तुझे, सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी। शिवांश ने आगे जाते हुए कहा, जिससे पीछे आते हुए वैदिक कुछ सोच कर, मैंने सुना है कि अंश ने एक नाक में दम करके रखा है। वैदिक के बाद सुन शिवांश अपना सिर हिलाते हुए, बच्चा है। जिसे सुन वैदिक अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, बच्चा नहीं है, शैतान है। जब छोटा था तब साइलेंट बम था, सुना है, अब वो वायलेंट बम हो गया है। शिवांश वैदिक के बाद सुन रुक कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। इतना कहकर शिवांश होठों पर तिरछी मुस्कान लिए उस क्लब से बाहर की तरफ चला गया। जिसके पीछे आते हुए वैदिक ने घूर कर उसे देखा और जाकर गाड़ी में बैठ गया। फिर उनकी गाड़ी वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सारंग पब्लिक स्कूल मुंबई। एकांश थोड़े लेट से ही सही लेकिन स्कूल आ गया था, क्योंकि घर में बैठकर वो बोर होता था, इसलिए वो हर रोज स्कूल आता था। अभी एकांश बायोलॉजी क्लास में तीसरी रो के खिड़की के पास बने बेंच पर बैठा क्लासरूम से बाहर देख रहा था। जब उसकी टीचर ने उसे करते हुए देखा तब वो लेक्चर देते हुए चुप हो गए। जिनके चुप होने पर एकांश ने उसकी तरफ देखा तो टीचर उसे देखते हुए फिर से बोलने लगे। जिनके बोलने पर 2 मिनट एकांश उन्हें देखता रहा, उसके बाद फिर से बाहर की तरफ देखने लगा। 10 मिनट लेक्चर के बाद उसकी टीचर फिर से चुप हो गई तो एकांश थोड़ा सा इरिटेट होकर उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था। टीचर एकांश के ध्यान को अपनी तरफ देख फिर से पढ़ने लगी। विध्वंस बैठा मैडम के इरिटेशन को देख पा रहा था और वही इरिटेशन एकांश के चेहरे पर भी नजर आया। जब आखिर में एकांश फिर से बाहर देखने लगा तब मैडम की आवाज़, एकांश। अपने नाम को सुन एकांश ने टीचर की तरफ देखा तो टीचर उसे चौक की तरफ इशारा करते हुए बोर्ड की तरफ इशारा करके, मैंने अभी जिस डायग्राम के बारे में पढ़ाया उसे बोर्ड पर बनाओ। टीचर के बाद सुन सारे बच्चे एकांश की तरफ देखने लगे तो एकांश उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। जिसे देख टीचर, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? जिसके सवाल पर एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और चौक उठाकर बोर्ड में डायग्राम बनाने लगा। तब तक टीचर उसके आगे के टॉपिक को पढ़ रहे। तकरीबन 4 मिनट 58 सेकंड के बाद एकांश चौक डेस्क पर रख जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। टीचर ने चौक कर उसकी तरफ देखा और बोर्ड की तरफ देखने लगे जहां पर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ था और बड़ी सफाई से उसे पॉइंट करके नाम भी लिखा गया था। जिसे देखते हुए टीचर ने एक गहरी सांस भरी आकाश की तरफ देखने लगी, जो फिर से खिड़की के बाहर देख रहा था। ये उसका हर रोज का था। इस बारे में टीचर को भी अच्छे से पता था, लेकिन बीच बीच में बस एकांश की इस चौंका देने वाली हरकत को ट्राई करती थी। ये उनके लिए कोई नई चीज नहीं था। जब लंच के लिए बेल बजी, जिसे सुन टीचर अपने बुक्स और रजिस्टर को पकड़ते हुए सी यू टुमारो कहकर एकांश को देखते हुए क्लासरूम से बाहर चले गए। जिसके जाने के बाद विध्वंस एकांश के पास आकर बोला, मैम को इरिटेट करके मजा आता है तुझे? एकांश विध्वंस की बात सुनकर उठकर खड़ा होते हुए, तुझे भूख लगी है, लेकिन उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहकर एकांश विध्वंस के पीठ पर चढ़ गया और अपने दोनों पैर उसके कमर पर लपेट लिए। जिसे देख विध्वंस जल्दी से उसके दोनों पैरों को पकड़ते, यार थोड़ा मैच्योर की तरफ बिहेव कर सकता है, हमेशा बदमाशी। जिसकी बात को इग्नोर कर एकांश उसके सिर पर अपना सर रखते हुए बोले, लेक्चर मत दो, बोर हो गया हूँ मैं, और तुझे पता है ना मेरे पैर में लगे हैं, नहीं चल पा रहा हूँ मैं। एकांश के बाद विध्वंस बाहर की तरफ जाते हुए, कोई मेडल जीतने वाला काम तो किया नहीं है। जिसकी बात पर एकांश ने कोई जवाब नहीं। इधर कैंटीन में आरव अपना लंच लेकर पलटा जब दूसरे डिपार्टमेंट में एक लड़के से टकरा गया, जिस कारण उसका सारा खाना उस लड़के के ऊपर और कुछ उसके ऊपर गिर गया। जिसे देख आरव जल्दी से अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए सॉरी। जिसके सॉरी पर लड़का गुस्से से बोला, अबे आंखों में चश्मा पहन रखा है फिर भी अंधे जैसा चल रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये कहते हुए उसने आरव के कॉलर को पकड़कर उसके पीछे धक्का, जिससे आरव जमीन पर गिर गया। तभी उस लड़के के दोस्त भी वहां पर आ गए, जिन्हें देख आरव उठते की कोशिश करते हुए बोला, लिसन टू मी, आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस। आरव को बात पर उस लड़के ने उस कंधे पर लात मारा, जिससे आरव फिर से गिर गया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। जब एक पानी का बोतल उठते हुए आया और सीधा
उस लड़के के सिर पर लगा। अचानक पानी के बोतल के लगने पर उस बोतल का ढक्कन जो थोड़ा सा खुला हुआ था, सारा पानी उस लड़के के सिर पर गिर गया और उसने गुस्से में पलटते हुए बोला, कौन है बे? ये कहते हुए उसने सामने की तरफ देखा, जहां 5 फुट 5 इंच की एक पतली दुबली गोरी चिट्टी डार्क ब्लैक आइस, हाथों में रॉयल्स की ब्रांडेड घड़ी, पैरों में ब्लैक शूज और बालों को पोनीटेल में बंधे एक खूबसूरत से लड़की उन्हीं की तरफ आ रही थी। जिसे देख उस लड़की का दोस्त धीरे से उससे बोला, अबे ये तो गैंगस्टर की बेटी है। जिसकी बात सुनकर भी अनसुना करते हुए संगति आरव के पास आकर उसे उठाते हुए, उठ जाओ, इन नमूनों से नहीं लड़ सकते तुम। जिसकी बात सुन पीछे खड़ा लड़का संगति के गले को पीछे से पकड़कर बोला, साली, मुझे तूने पानी बोतल से मारा और तूने नमूना किसे कहा? जिसके पकड़ने पर संगति उसके हाथ को पकड़ मोड़ कर उसके कमर पर लगा, एक लात उसके पीठ पर मारते हुए, तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? जिसके मारने पर लड़का आगे की तरफ जागे, जिसे एक नज़र देख संगति ने आरव को उठाया और अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उसे देते हुए बोले, सच में बैटरी है यार तू। आरव, जिसका चेहरा रोने जैसा हो गया था, संगति के बाद सुनकर अपने आंसू साफ करते हुए, मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसा मत कहो। संगति आरव के बाद पर उसके चेहरे को साफ करने लगे और उसके चश्मे को निकालते हुए बोली, तुम्हें सच में कड़ी मेहनत की जरूरत है। आरव संगति के बाद सुन कुछ कहता उससे पहले उस लड़के के दोस्त वहां पर आ गए और उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, दैविक संगति के सामने आकर खड़ा हो गया। उस लड़कों से बोला, क्या? दैविक को देखा सारे लड़के पीछे हो गए तो दैविक उनकी तरफ बढ़ते हुए, भाग कहाँ रहे हो? इधर आओ, मेरी बहन को मार रहे थे, भूलना मत, इस स्कूल के राजा हम हैं। दैविक की बात पर नीचे गिरा लड़का गुस्से से उठते हुए, तेरी तो। जब पीछे से विध्वंस आते हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोगों ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और उसकी गोद में बैठे एकांश को देख सभी हैरान रह गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।